दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत तो हो गई, वहां उन्होंने अपनी जीत का डंका बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मगर क्या आपको इन सब जीत की खबरों के बीच में एक खबर का पता चला, जो खबर दबी रह गई थी, और वो खबर थी लेफ्ट और कांग्रेस की। क्योंकि बंगाल चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस का जो रोल रहा है वो बहुत अहम रहा है ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत में। वो पूरा रोल मैं आपको समझाऊंगा, पूरी खबर आपको बताऊंगा। वो खबर जो आपके कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ये खबर ज़्यादातर आपको कहीं देखने में ही नहीं आई होगी। तो खबर है बंगाल चुनाव में लेफ्ट पार्टीज़ का कैसा हाल रहा, प्रदर्शन कैसा रहा, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो लेफ्ट पार्टीज़ में आपको याद होगा बिहार में चुनाव हुए थे। बिहार के महागठबंधन में तेजस्वी ने लेफ्ट को लगभग 30 सीटें दी थी, 30 उसको तोड़ने के लिए लगभग लेफ्ट वहाँ 23 सीटें जीता भी था। 30 में से 23 सीटें लेफ्ट जीता था। तो यहाँ मान सकते हैं आप कि बिहार में लेफ्ट का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। इसके बाद वो उनका गढ़ भी नहीं है। आपको ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि बिहार लेफ्ट पार्टीज़ का गढ़ नहीं है, वहाँ उनकी राजनीति को इतना सराहा नहीं जाता है। मगर बंगाल जो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, वो लेफ्ट की सरजमी मानी जाती है। लेफ्ट की राजनीति वहाँ बहुत पुरानी है लगभग, क्योंकि यहाँ 34 सालों तक लेफ्ट पार्टीज़ ने राज किया है, लेफ्ट फ्रंट ने राज किया है, जिसमें जहाँ उनकी मजबूत पकड़ है। फिर चाहे इसमें CPIM पार्टी हो, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी और सारी पार्टीज़ हों, इन सब का बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये इनका गढ़ माना जाता है। चुनाव के टाइम कई जगहों पर आपको ये खबरें सुनने को मिली होंगी, कहीं आपने अखबारों में भी पढ़ी होंगी कि बंगाल की जनता लेफ्ट पार्टीज़ को पसंद कर रही है। और ये बंगाल की जनता का मूड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस बार लेफ्ट पार्टीज़ को मौका दिया जा सकता है। मगर जब परिणाम आते हैं तो सारा दूध और पानी अलग हो जाता है। सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं और गिन के एका दुक्का सीटें ही लेफ्ट को मिल पाती हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। दोस्तों, कांग्रेस जो कि एक सेंट्रल पार्टी है और सब लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। मगर अंदरूनी कारणों की वजह से, अपनी कहीं ना कहीं खोई हुई राजनीति की वजह से कांग्रेस अपना दबदबा खो बैठी है। तो ऐसे में कांग्रेस का हाल बंगाल में क्या रहा और कांग्रेस की राजनीति का वो जो अहम पहाड़ था, जो अहम रोल था बंगाल की राजनीति में, जो आप लोगों से कहीं ना कहीं छुप गया, वो क्या था, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो बिहार चुनाव की मैंने आपको लेफ्ट की खबर बताई थी, तो बिहार चुनाव कांग्रेस ने भी लड़ा था। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को लगभग 70 सीटें दी थी। 70 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, जिस पर कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि लोगों का, विशेषज्ञों का ये कहना था कि तेजस्वी यादव की हार का कारण, सबसे बड़ा हार का कारण यही था कि तेजस्वी ने कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी थी और इन सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। क्योंकि बिहार चुनाव में आपको याद होगा जब परिणामों का दिन था तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच कांटे की टक्कर थी, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। तो ऐसे में दोबारा बंगाल पे आते हैं। बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ी ही नहीं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो शायद आपको ये बात, मेरी इस बात पर यकीन ना हो कि आखिर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ी। तो देखिए, इसका मैं आपको कारण बताता हूं और पूरी बात बताता हूं। कांग्रेस असल में बंगाल में चुनाव लड़ना शुरू ही किया था कि उनको अंदर से एक ऑर्डर आता है, एक बातचीत आती है, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, एक एडवाइस आती है, जो कांग्रेस ने सही वक्त पर मान ली और जो ममता बनर्जी की जीत का सबसे बड़ा कारण बना। मैं बताता हूं आपको वो बात। क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ी नहीं बंगाल में, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कुल मिलाकर देखा होगा कि राहुल गांधी ने बंगाल में कितनी रैलियां की हैं, कितने कैंपेन्स की हैं। प्रियंका गांधी ने कितनी रैलीज की हैं, बिल्कुल नहीं की हैं। कुल मिलाकर एक रैली को संबोधित किया था राहुल गांधी ने, जिसके बाद उन्होंने कोरोना को लेकर ये कह दिया था कि मैं अपने आगे की सारी रैलीज को ख़त्म कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है पूरे देश में और बंगाल में।
इसके बाद होता यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी केरला जाती है रैलीज करने, असम जाती है, तमिलनाडु भी जाती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी जमकर रैली करती है। आपने देखा होगा हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं रैली हो रही थी कांग्रेस की, केरला हो, तमिलनाडु हो, असम हो, मगर बंगाल में क्यों नहीं हो रही थी? क्या आपने कभी ये बात सोची है? असल में इसका जवाब है क्योंकि कांग्रेस को बंगाल में रैली करने के लिए शरद पवार ने मना कर दिया था। इस पूरी प्लानिंग के पीछे, इस पूरी स्ट्रेटेजी के पीछे शरद पवार का दिमाग था, शरद पवार की राजनीति थी। उन्होंने ये दिमाग क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने आगे तक की बात को सोचा है। आगे तक की बात क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो कांग्रेस ने आखिर सरेंडर क्यों किया, और क्या सच में कांग्रेस ने सरेंडर किया है? तो इसका जवाब है हाँ, कांग्रेस ने बंगाल में सरेंडर किया है। आखिर क्यों किया है? क्योंकि शरद पवार के कहने पर ऐसा सब कुछ किया गया। पवार का यह कहना था कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को टीएमसी से मिल जाना चाहिए और फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव बंगाल में लड़ना चाहिए, मगर गठबंधन नहीं हो पाया। ममता ने चुनाव से पहले सब पार्टीज को एक लेटर भेजा था, एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब पार्टीज टीएमसी का सपोर्ट करें, उसके साथ उसकी मदद करें चुनाव में बंगाल को जीतने के लिए। ये लेटर मायावती को नहीं भेजा गया था, आपको याद मैं दिला दूं। तो ऐसे में कांग्रेस का बंगाल में हारना कैसे फायदा पहुंचा सकता है आने वाले वक्त में, और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में, अब ये मैं आपको समझाता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, परिणाम घोषित हो रहे हैं। ऐसे में कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में भी ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी चुनाव को लेकर। सब पार्टीज रैलीज में लग जाएंगी और अगले साल चुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, जहां ये देखा जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन बनेगा। तो ऐसे में बंगाल में कांग्रेस का सरेंडर करना उत्तर प्रदेश की राजनीति को चमकाने का एक बहुत बड़ा कारण है, और जिसको शरद पवार ने बहुत अच्छे तरीके से समझा भी है। देखिए, इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश को कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और 2022 में तो कांग्रेस ने साथ ना होकर भी ममता को जिताया ताकि आगे की रणनीति वो तय कर सकें और उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो सीधा मोर्चा खोल सकें। इस सब के पीछे शरद पवार की रणनीति थी, शरद पवार की राजनीति थी। बंगाल में आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी, मेजॉरिटी के साथ, अपनी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, और प्रधानमंत्री मोदी जैसे दिग्गज नेताओं के होने के बावजूद भी एक अकेली महिला मुख्यमंत्री को पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाती है। ऐसे में लोगों ने कुछ ये भी कयास लगाए, लोगों ने कुछ ये भी बयान पेश किए सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनल्स पर बैठकर भी कई पैनलिस्ट ने ये बातें उठाई कि इस वक्त अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ अकेली ममता बनर्जी हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का आपने लहजा देखा होगा, उनकी पर्सनैलिटी देखी होगी, वो किस तरीके से अपनी राजनीति करती हैं। उन्हें राजनीति करना आता है, सीधा मुंह पर जवाब देना, डंके की चोट पर जवाब देना। जो शेरनी की तरह एक शेरनी दहाड़ती है, ऐसे उनका दहाड़ना कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बुलंद आवाज़ को ममता बनर्जी की बुलंद आवाज़ बहुत अच्छी टक्कर दे सकती है और आगे देने वाली भी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। ना इसमें राहुल गांधी हो सकते हैं, ना इसमें उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, ना इसमें तेजस्वी यादव हो सकते हैं, ना इसमें अखिलेश यादव हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देने में। वो सिर्फ ममता बनर्जी ये काम कर सकती हैं, जिसे विपक्ष पार्टीज को जल्द से जल्द समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ, आखिर इसका परिणाम क्या निकला। तो देखिए, जो वोट ट्रांसफ़र होता है राजनीति में, जिसे कहते हैं वोटों का ट्रांसफ़र होना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, यहाँ बंगाल में ऐसा ही कुछ हुआ। बंगाल में जो कांग्रेस के वोट्स थे और जो लेफ्ट के वोट्स थे, वो सारे ट्रांसफ़र होके पहुँच गए टीएमसी के पास, ममता बनर्जी के पास। क्योंकि एक बात याद रखिए, कांग्रेस का जो वोटर होगा, कांग्रेस के जो वोट होंगे या लेफ्ट के जो वोट होंगे, वो कभी भी अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं डालेगा। तो इसका फ़ायदा
सीधा सीधा पहुंचा टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी को, और इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में कांग्रेस ने इतना बड़ा सरेंडर करके, इतना बड़ा काम करके आखिर कांग्रेस को क्या मिला? तो कहीं ना कहीं इससे एक ये सोच कहीं ना कहीं निकल कर आती है, ये बात निकल कर आती है कि सारे विपक्ष के सामने इस वक्त सबसे बड़ा काम है देश बचाने का। देश को जिस ओर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार लेके जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एक बहुत काला अंधेर है सामने, जिसमें हमारे देश को लगातार धक्का दिया जा रहा है और देश के लोग फालतू की बातों में आकर, धार्मिक बातों में आकर अपनी आगे की ज़िंदगी को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि देश के हालात आपने देख लिए हैं, चाहे कोरोना मिसमैनेजमेंट हो, प्राइवेटाइजेशन हो या और भी सरकार के कई सारे स्टेप्स हों जिसकी वजह से देश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ये बात सारा विपक्ष समझ चुका है और इसी का बंगाल में विपक्ष ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी किया है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।